Myself is Dr. R.N. Chaudhary, Associate Professor, Government Law College, Ajmer, and this is second presentation on lecture series on the Code of Criminal Procedure 1973. Dear students, जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने आपको सीआरपीसी के जनरल इंट्रोडक्शंस की बातें बताई थी और उसमें मैंने एक चैनल बताया था आपको कि जो सीआरपीसी के अंतर्गत रेमेडियल प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। तो जहाँ पर उसने आपने देखा था कि सबसे पहले कोई ऑफेंस होता है और फिर उसकी एफआईआर दर्ज होती है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, उसका बेल होता है और फिर उसके पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। और वहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया था कि जो सीआरपीसी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक उसका प्रिवेंटिव पार्ट है और एक रेमेडियल पार्ट है। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोविजन में जो सबसे स्टार्टिंग रोल है वो है पुलिस का, और पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी सीआरपीसी को अच्छे ढंग से समझने के लिए इस प्रेजेंटेशन सेकंड में मैंने जो है पूरे सीआरपीसी को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हर यूनिट एक यूनिट 5 यूनिट में, और हर यूनिट अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं इस पूरे सिस्टम को या पूरे सीआरपीसी को इसी क्रम में आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूनिट 1 को मैंने 12 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स एंड डिफेंस काउंसिल। जो पुलिस का रोल है वो सीआरपीसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पुलिस सीआरपीसी में चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर में काम कर रही हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में काम कर रही हो, कोई भी ऑफेंस उसके प्रिवेंशन का काम और उसके रेमेडियल मेजर्स का काम पुलिस के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसको प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के सामने और वहाँ से ही जो सीआरपीसी का मेन फंक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए पुलिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये उसी जो पॉइंट था उसको हमने ये एनिमेशन के तौर पर दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 पॉइंट्स उसके हैं। ये एनिमेशन याद रखने में आसानी होगी आपको। और इसके बाद हम चलते हैं कि पुलिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट इज एडमिनिस्टर्ड अंडर पुलिस एक्ट 1861 और द स्टेट पुलिस एक्ट कंसर्न स्टेट। जो पुलिस एक्ट 1861 है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉज है, ये अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है, लेकिन बाद में हमारी पार्लियामेंट ने इसको कंटिन्यू रखा। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट कंसर्न कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इसलिए इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ अलग से पुलिस के लिए एक्ट बना रखा है। तो जैसी भी स्थिति हो, अगर कहीं स्टेट का एक्ट नहीं है तो पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग काम करेगी, और जो स्टेट में एक्ट बना रखा है तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग वो काम करेगी। इस एक्ट में पुलिस की क्या कौन कौन से पोस्ट होंगे, उसकी रैंकिंग क्या होगी, उसके राइट्स क्या होंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। और पुलिस की क्या ड्यूटी है इसके बारे में सीआरपीसी बताता है। तो पुलिस एक्ट में ये व्यवस्था है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हेड और इंचार्ज ऑफ पुलिस फोर्स होता है इन ए स्टेट वो होता है आईजी, यानी सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है एक राज्य में उसको हम कहते हैं आईजी। इन डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एडमिनिस्टर द पुलिस फोर्स अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु यूजुअली द कलेक्टर ऑफ द डीएम। और जो जिले में होता है उसको हम एसपी कहते हैं या कहीं कहीं एसएसपी भी होता है। जिले में जो पुलिस अधिकारी होता है जिसको हम एसपी या पुलिस अधीक्षक कहते हैं, वो जिले में जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है और जो बाकी प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है वो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। तो इस तरह से डीएम और एसपी के कोऑर्डिनेशन से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एक जिले में मेंटेन की जाती है। लेकिन ये दो पोस्ट के अलावा भी बहुत सारे इंटरमीडिएट पोस्ट होते हैं
चूंकि सीआरपीसी में केवल 154 में एसएचओ की बात की गई है और उसी 154 सब क्लॉज 3 में फिर एसपी की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन मोटे तौर पर एक स्टेट में 4 तरह के कैटेगरीज होती हैं, जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पर तो आईजीपी होता है और फिर स्टेट कई जोन में या कमिश्नरी में बटा हुआ होता है। तो कमिश्नरी लेवल पर कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीपी होता है और उसके बाद हर कमिश्नरी जिले में बटा हुआ होता है। तो हर जिले में या एक डिस्ट्रिक्ट पर एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और फिर एक जिला कई थानों में बटा होता है, तो हर थाने पर स्टेशन हाउस ऑफिसर या थाना अधिकारी होता है। तो इस तरह से जो पुलिस की जो व्यवस्था है ये 4 स्तर की होती है। हालांकि इतना ही नहीं है, इनके बीच में इंटरमीडिएट पोस्ट भी होते हैं। जैसे स्टेशन एसएचओ जो है वो उसके बाद वो इंस्पेक्टर बनता है, इसको हम सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो इसके बाद वो इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद फिर सर्किल इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद डीवाईएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर कहीं कहीं ज़्यादा वर्कलोड हो तो एडिशनल एसपी भी लगाए जाते हैं, फिर एसएसपी भी लगाए जाते हैं। इसी तरह से कमिश्नर के पोस्ट में डेप्यूटी कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है। इसी तरह से डेप्यूटी आईजी होता है, फिर आईजी होता है और कई सारे स्टेट्स में डीजीपी भी लगाए जाते हैं, जो प्रमोट होकर डीजीपी बनते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया तो ये 4 का है लेयर, लेकिन इन लेयर्स के बीच में इंटरमीडिएट पोस्ट भी कई सारे होते हैं। तो इस तरह से ये पुलिस महकमा का पूरा जो है अरेंजमेंट है और इसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत जो सबसे छोटा यूनिट है वो है थाना अधिकारी या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो इसके बारे में सीआरपीसी में क्या डेफिनेशन दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एज पर सेक्शन 2O सीआरपीसी, इट मीन्स ऑफिसर इन चार्ज of a police station, and it includes when the officer in charge of a police station is absent from the station house for unable from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when state government so directs any other officer so present। तो सेक्शन 2O एक डेफिनेशन बताता है थाना अधिकारी का कि वह कहता है कि पुलिस थाने में जो भारसाधक अधिकारी होगा वो ऑफिसर इंचार्ज होगा। अब भारसाधक अधिकारी कौन होगा? जिसको सरकार अपॉइंट करेगी। सामान्य तौर पर जो एसआई लेवल का आदमी होता है, यानी सब इंस्पेक्टर लेवल का जो पुलिस अधिकारी होता है, वो थाने का भारसाधक अधिकारी होता है। लेकिन उसके आगे फिर ये कहता है कि इसमें भारसाधक अधिकारी के अंदर वो सारे अधिकारी इंक्लूड है जो भारसाधक अधिकारी के तौर पर लगाया गया हो या उसके एब्सेंस में, किसी कारण से वो एब्सेंस है, बीमार है या किसी ड्यूटी पर वो कहीं दूसरी जगह गया हुआ है थाने से, तो उसके रैंक से जस्ट नीचे का जो रैंक का व्यक्ति होगा वो थाना अधिकारी समझा जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में वो कांस्टेबल से नीचे का नहीं होगा। तो आमतौर पर कांस्टेबल से नीचे का कोई पद होता भी नहीं है, कांस्टेबल होता है और इसमें भी इंटरमीडिएट पोस्ट होते हैं। जैसे कोई कांस्टेबल बनता है, उसके बाद वो हेड कांस्टेबल बनता है और उसके बाद फिर वो सब इंस्पेक्टर बनता है। तो इस तरह से जो सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई होता है, वो थाने का थाना अधिकारी होता है। तो ये जो है सेक्शन 2O ऑफ द सीआरपीसी का अरेंजमेंट है। अब ये जो 4 पद मैंने पहले चर्चा की थी, उसका ये टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन है, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सबसे छोटा जो गोला आप देख रहे हैं ये आप मान लीजिए कि थाना है और ये जो उसके बाद का सर्किल दिख रहा है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद ये जोन या कमिश्नरी है और ये पूरा स्टेट है। तो आप देख रहे हैं कि थाने के लेवल पर ये एसएचओ काम करता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एसपी काम करता है, कमिश्नर लेवल पर ये सीपी काम करता है और आईजीपी काम करता है स्टेट लेवल पर। ये एनिमेशन इसलिए बताया गया है कि इसके बाद की जो स्लाइड है जिसमें सेक्शन 36 ऑफ द सीआरपीसी की चर्चा की गई है वो मैं आपको दिखाता हूं, ये अपने ध्यान में रखेंगे तो उससे अच्छे से समझ पाएंगे। सेक्शन 36 ऑफ द सीआरपीसी में ये व्यवस्था दी गई है
कि जो पुलिस अधिकारी है उसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो थाने का होता है, और थाना अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जिले में प्राप्त होती हैं। तो पुलिस में सबसे छोटी यूनिट थानाधिकारी होता है, और इसमें पद के हिसाब से शक्तियों में कोई बहुत विशेष बढ़ोतरी नहीं होती। हाँ, प्रशासनिक शक्तियां अलग से मिलती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह करने का, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत जो पावर्स हैं वो एक थानाधिकारी को भी वही शक्तियां प्राप्त है जो कि एक एसपी को। फर्क इतना है कि थानाधिकारी को वो शक्तियां सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में ही प्राप्त है, और एसपी को वो शक्तियां पूरे जिले भर में प्राप्त हैं। अब इसके बाद सीआरपीसी में कुछ ड्यूटीज अलॉट की गई हैं जो पुलिस को पावर्स मिली हुई है। क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 41 से लेकर 60 के अंतर्गत पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है, यानी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है किसी व्यक्ति को अगर उसने कोई अपराध में इन्वॉल्वमेंट है उसका, या संदेह है कि उसका अपराध में इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड, 165 में उसे सर्च करने का भी पावर है पुलिस को। पुलिस सर्च कर सकती है अगर उसे लगता है कि कहीं कोई सबूत है, कहीं छुपा कर रखा गया है, या किसी कारण से पुलिस को वहां पर रेड डालना जरूरी है, तो पुलिस जो है सर्च कर सकती है। सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसी संपत्ति है, कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अपराध में इन्वॉल्व है, तो पुलिस 102 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको सीज भी कर सकती है। इसमें बहुत सारे सबूत भी आते हैं। और प्रिवेंट कॉग्निबल ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सेक्शन 149 से 153 के अंतर्गत बताए गए हैं, जो कि हम आगे फिर देखेंगे डिटेल में। तो वहां पर पुलिस को प्रिवेंटिव पावर्स भी मिले हुए हैं, और प्रिवेंटिव पावर्स के लिए पुलिस जो भी एक्शन उचित समझती है वो ले सकती है। यहां देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स पावर टू द मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स हु आर एनरोल्ड एज पुलिस ऑफिसर टू परफॉर्म द एबव ड्यूटी। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उसको ये शक्तियां मिली हुई है, लेकिन जब हम अधिकारी कहते हैं तो इसमें कांस्टेबल से नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं आता है सामान्य तौर पर। और इस स्लाइड में इसी बात को एनिमेशन के तौर पर दिखाया गया है, जिसको आप अच्छे से याद रखने में आसानी होगी आपको। ये पावर टू पुलिस अंडर सीआरपीसी to arrest 41 to 60, to search section 165, to seize certain property section 102, and to prevent cognizable offense section 149 to 153। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो पहले हमने बताया था कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस 36 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limit of his station. However, officer assigned to task force cannot be said to police superior in rank to officer in charge of police station, and they cannot possess this power. तो ये वही बात है कि एक थाने लेवल पर जो अधिकारी, थाना अधिकारी को जो शक्तियां प्राप्त है वही जिले स्तर पर पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। और उसके बाद जो क्राइटेरिया है, जो कैटेगरीज हैं, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एसपी, सीपी, आईजी, डीजीपी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। और इनके बीच में इंटरमीडिएट पोस्ट होती हैं, जैसे डिप्टी और एडिशनल, ये भी पिछले स्लाइड में हम आपको बता चुके हैं। यहां पर ये देखने वाली बात है कि पुलिस के रोल के इंपॉर्टेंस को यहां पे हाईलाइट किया गया है। द पुलिस ऑफिसर हु आर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैव बीन गिवन वाइडर पावर एज दे आर रिक्वायर्ड बाय द कोड टू प्ले अ पाइवटल रोल इन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो अपराधों के रोकथाम के लिए और उसके अनुसंधान के लिए सीआरपीसी के द्वारा पुलिस को बहुत ही व्यापक शक्तियां दी गई है, जिससे कि वो अपना जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभा सके। सेकेंड पैराग्राफ ये कहता है कि व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन सबमिटेड अ फाइनल रिपोर्ट बट afterwards on receipt of certain clues by the officer superior in rank to the officer in charge of the said police station filed an application for further investigation, his action is valid as per section 36 of the code। यानी एक बार कोई आईओ किसी अपराध का अनुसंधान कर लिया और अनुसंधान करने के बाद उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी,
लेकिन बाद में ऐसा लगता है उसके किसी वरिष्ठ अधिकारी को कि कोई नए फैक्ट सामने आए हैं और उस कंडीशन में कोई फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का या अनुसंधान करने का एप्लीकेशन लगाया जाता है, तो ये सेक्शन 36 के अंतर्गत वैलिड है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर अनुसंधान कर लिया गया तो वो कहीं दूसरे बार से अनुसंधान नहीं किया जा सकता। ये कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, हालांकि ये बहुत एडवांस की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि जब कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड होता है, FIR होता है, तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। और ये चैनल मैंने पिछले वाले प्रेजेंटेशन 1 में भी आपको बताया था कि जब कोई FIR दर्ज होता है तो पुलिस सबसे पहले उसे क्या करती है, अरेस्ट करती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट करने के बाद फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और अगर वो बेल हो गया तो घर चला जाएगा, और अगर बेल नहीं हुआ तो जेसी में चला जाएगा। उसके पैरेलल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उसे इन्वेस्टिगेशन उसका कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में पुलिस क्या करती है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है। पुलिस रिपोर्ट दो तरह का हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट दो तरह का हो सकता है। वो या तो चार्जशीट के रूप में हो सकता है या फिर वो फाइनल रिपोर्ट के तौर पर हो सकता है। जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो कई बार जो है अपोजिट पार्टी की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि पुलिस ने सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया। ऐसे कंडीशन में या तो मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है री इन्वेस्टिगेशन का, या कोई बड़ा अधिकारी जिसको लगता है कि अनुसंधान सही ढंग से नहीं हुआ, वो कॉग्निजेंस लेने से पहले, मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने से पहले खुद भी अपने स्तर पर कोई नए तथ्य अगर सामने आ जाए तो री इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर सकता है, और वो वैलिड होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि एक आईओ ने जांच कर ली, उसके बाद बड़ा अधिकारी दोबारा से जांच करवा रहा है। इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि इट इज परमिसिबल फॉर एनी सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आइदर सुओ मोटो और ऑन डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, even that of the government. The state government cannot direct under section 36 higher police officials to investigate the case, and such directions can be given by the higher officer to his subordinate officer in the police department. यानी अगर पुलिस अधिकारी सरकार के द्वारा या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने आप स्वेच्छा से ही ये विचार किया गया कि इसकी पुनः जांच होनी चाहिए, तो वह उस पुनः जांच करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कह सकता है। इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज ड्यूटी ऑफ द एवरी पुलिस ऑफिसर वेदर ही इज इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और ए सुपरवाइजर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन if and when he receives information about the commission of such an offense. जैसे ही किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलती है पुलिस को, वो तुरंत ही उसमें अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर देगा। ऐसा सीआरपीसी का निर्देश है। यहाँ पर आपको ये चीज बताना इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सामान्यतः उसको जमानती अपराध के रूप में भी समझा जाता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस को गैर जमानती अपराध के रूप में समझा जाता है। यानी ऐसे मामले जिसमें कि 3 वर्ष से कम की सजा हो उसको नॉन कॉग्निजेबल, और जिसमें 3 या 3 वर्ष से ज्यादा की सजा हो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो ऐसे मामले में, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, गंभीर अपराधों के मामले में कोई केस रजिस्टर्ड होता है, तो जो पुलिस थाने का अधिकारी है वो अपना जो है तुरंत ही उसके अनुसंधान की कार्रवाई चालू कर देता है, और इसी क्रम में अगर वो नामजद है तो उसकी अरेस्ट करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करता है। 154 सीआरपीसी में प्रोविजन है जो आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे।